Welcome to Science and Social Tube channel. Kindly do not forget to subscribe our channel by hitting the below subscribe button and press the bell icon. डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आजकल कोरोना का इशू चल रहा है और सब लोग अपने अपने घरों में मुकीम हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का लेक्चर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। एफएससी जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर एग्ज़ाम दिए जाते हैं, और एफएससी के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमकैट, एनटीएस और हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, जैसे कि मेडिकल एंट्री के लिए। तो उन टेस्ट की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू लेक्चर यहाँ पर आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वे में अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप एफएससी में मार्क्स अच्छे ले सकते हैं, अपने एनटीएस को आप क्लियर कर सकते हैं, एमकैट में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री ऑफर्स करती हैं, पैथोलॉजी की डिग्री ऑफ़र करती हैं, इसके बाद और बहुत सी साइट्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, उसके बाद ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारी डिग्रीज़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। वो अपने टेस्ट बनाती हैं और अपने टेस्ट लेती हैं। तो आपको ये लेक्चर हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये एफएससी के बच्चे जो रेगुलर पार्ट 1 के अंदर रेगुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो भी कवर कर सकते हैं, और जो लोग एमकैट, एनटीएस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देना चाहते हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को क्लेरिफिकेशन चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजी पार्ट 1 है, इसका लेक्चर 1 है, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ाना है। तो बायोलॉजी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिलेशन इसका क्या है, और जो चीज़ें आती हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, बायोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ का क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो फर्स्ट बायोलॉजी की बुक के अंदर दिया गया है मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जैसे कि हमारे पास बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड का कम्बिनेशन है। जैसे कि बायोलॉजी की अगर हम लिटरल मीनिंग के अंदर आते हैं तो ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ है, कि हम ज़िंदगी की जो स्टडी है ना उसको साइंटिफिक वे में करते हैं। हम एक एक पहलू को अलग अलग से देखते हैं, हम एक एक पहलू को अलग से स्टडी करते हैं, और हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ के साथ किस तरह से मेक हो रही है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट हो रही है, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है उसके जो प्रस्पेक्टिव हैं उनका रिलेशन नॉन लिविंग थिंग्स से क्या है, और ये पॉसिबिलिटी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कैसे होती हैं। तो ये चीज़ तो थी बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी दो वर्ड का कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन कौन कौन सा, जैसे कि हम अगर बायो की बात करते हैं तो बायो का मतलब होता है लाइफ ज़िंदगी, हमारी अपनी ज़िंदगी। सेम ये लॉजिकली होता है, इसमें थॉट्स आ जाती हैं, इंसान की सोच आ जाती है। जब हम किसी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, उसको देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या नहीं हो सकता, इसका रिलेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, इसका अपनी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, इसकी मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग पावर, ये सारा कुछ बायोलॉजी के अंदर आता है। और जब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं, जब हम लाइफ के बारे में जानते हैं, चाहे वो छोटी लाइफ है चाहे वो बड़ी लाइफ है, छोटी लाइफ हमारी जो है ये प्रोकैरियोटिक लाइफ जो है ये बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इनके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, और इससे बाद हमारे जो मैमल बड़े ऑर्गेनिज्म हैं हम उनके बारे में भी सोचते हैं। मेन हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करेंगे, सोचेंगे, लाइफ की स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज़ द बायोलॉजी। अब हमारे पास साइंस है। साइंस क्या है? साइंस
हमारी इसी लाइफ के ऊपर, इसी लाइफ को जान पड़ताल करने की एक टेक्निक है, एक मेथड है जो हमें वे बताता है कि डिफरेंट स्टेप्स पर डिपेंड करके हम एक लाइफ को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो साइंस हमारे पास एक प्रोस्पेक्टिव है, जिस प्रोस्पेक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को मुशाहदात की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे और एक्सपेरिमेंट की बेस पे अप्रूव करते हैं। हम अपनी साइंस को नेचर के करीब तरीन लेकर जाते हैं। जब हम किसी चीज़ की छान करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा जो मैकेनिज़्म है, ये जो हमारी टेक्निक है, ये साइंस में आ जाती है। तो लाइफ क्या है? लाइफ जो किसी एक मुखफ़फ़ कोड की बेस पर किसी भी चीज़ को हरकत प्रोवाइड करे, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करे, उसको हम लाइफ का नाम देते हैं। तो लाइफ ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आती है, उस चीज़ के अंदर बेसिक चेंजिंग क्रिएट होती हैं, तो हम उसे लाइफ का नाम देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि लाइफ जो है और लिविंग थिंग्स जो हैं, क्या ये एक दूसरे से मुशाबे करती हैं? व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग थिंग? जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लाइफ जो है ना, लाइफ जो ज़िंदगी है वो लिविंग थिंग से रिलेट करती है, क्योंकि लाइफ का मतलब भी यही है कि उसके अंदर तब्दीलियाँ आना, चाहे वो इंटरनल तब्दीली आए, चाहे वो एक्सटर्नल तब्दीली आए। हम यहाँ पर कह सकते हैं नॉट इजी टू डिफ़ाइन एक्यूरेटली, कि हम इसे बिल्कुल वाज़े तौर पे डिफ़ाइन या बिल्कुल 100% डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और ये जो लाइफ होती है ये रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सेट ऑफ कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, हम हेयर डेवलपमेंट की बात करें, नील डेवलपमेंट की बात करें, हम एज की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये लाइफ को रिकॉग्नाइज करती हैं। मस्ट बी प्रेजेंट टुगेदर एज लाइक कम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर उसका होता है। लाइफ का कम्प्लेक्स मीन्स डैट के हम अगर अपनी बॉडी को देखें, हम अगर अपनी बॉडी के अंदर चीज़ों को देखें तो स्टमक है, लिवर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कम्प्लेक्स हैं। अगर हम लीवर को देखते हैं, स्टमक को देखते हैं, तो ये बहुत कम्प्लेक्स है और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो कम्प्लेक्स चीज़ें जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं वो एक लाइफ को स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। अब हमारी जो बॉडी है कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। अब सेल कैसे? हाँ, अब हमारी ये जो स्किन है ये बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल है। इसके बाद और बॉडी की स्ट्रक्चर जो मेकअप हुई हुई है वो भी सेल पर मुश्तमिल है। सेल्फ क्या है? सेल्फ इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, जिसकी बेस पे हमारी ज़िंदगी ने प्रॉपर फंक्शनैलिटी सर अंजाम देनी होती है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम जो है, जो जीन्स हैं, इसके बाद प्रोटीन्स हैं, ये सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा जो है ये बेसिकली हमें गाइड करता है, हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और जिस बॉडी को इंस्ट्रक्शन आती हैं वो इस तरह की अपनी शेप क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट शेप प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम्स लिटरली डिफरेंट दैन 47 एंड 45। अगर ये क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजिंग आती हैं तो जेंडर की चेंजिंग या स्पीशीज़ की चेंजिंग होना मुमकिन है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। अगर हम यहाँ पर एटीपी की बात करें, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट की बात करें, एडिनोसिन डाईफास्फेट की बात करें, एडिनोसिन मोनोफास्फेट की बात करें, तो एक लिविंग थिंग्स जो है, जो जिंदा चीज़ है, उसमें एनर्जी जो है चेंज होती है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है। अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा है यूटिलाइज़ करता जाएगा, कम हो जाएगी।
उस एनर्जी को गेन करने के लिए उसे कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो कोई भी लिविंग थिंग्स अपनी सोर्स को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए कुछ प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए वो अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम ग्रोथ की बात करें, हम रिप्रोडक्शन की बात करें, ग्रोथ के अंदर चीज़ जो है वो बढ़ती है, अपने साइज़ में बढ़ती है, उसके बाद अपनी जिसामत में चेंज होती है, उसकी अपीयरेंस चेंज होती है। रिप्रोडक्शन किसी एक ऑर्गेनिज़म से किसी नई चीज़ का क्रिएट हो जाना, एक ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज़म पैदा करता है, तो हम उसको रिप्रोडक्शन का देते हैं। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म जो है अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज़म को पैदा कर सकता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आ सकती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, जेनेटिक प्रोग्राम क्या होते हैं, और सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये जो मैंने यहाँ पर लाइफ के बारे में चंद पॉइंट बताए हैं, यही पॉइंट हम आगे जाकर क्लियर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सेंसिटिविटी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो सेंसिटिविटी जो है ये बेसिकली लाइफ को डिटेक्शन है, लाइफ की जजिंग है कि हमारी जो लाइफ है बेसिकली डेवलपमेंट में आती है। लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक सेंस है, वो क्रिएट होती है। जैसे कि हम अगर टच करने की पावर को कहें, हम फील करने की पावर को कहें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट रह गया था पीछे कि मेंटेन ऑफ बॉडी कंडीशन इंटरनल इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग लाइफ होती है, उसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मखसूस इन्वायरमेंट की बेस पे। देखें ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 37 जो टेम्परेचर है वो हमारा इंटरनल है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, मीन्स डैट के बढ़ जाता है, तपश होती है, बुखार, इंसान को इस तरह की फीवर और इस तरह की डिजीज़ और फीलिंग होना शुरू हो जाती हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर भी हम इंसान मेंटेन नहीं रख सकते। सेम इसी तरह जो बॉडी की मेंटेनेंस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करता है और उस मेंटेनेंस की बेस पे वो अपने प्रॉपर फंक्शन को सर अंजाम देता है। देखो अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे एज़ा हैं, जहाँ पर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था, उनकी वर्किंग के अंदर खलल पैदा होता है, उनकी वर्किंग ठीक तरह से नहीं हो सकती। तो इस स्लाइड में हमने जाना, इस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि लिविंग लाइफ जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर किसी भी लाइफ को जानना नामुमकिन है। जब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़हन में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं और चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर चंद स्टेप्स लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मेडिकल टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखे हुए इनमें से MCQs क्रिएट किए जा सकते हैं और इन्हीं को ज़हन में रखते हुए एक जो पेपर मेकर है वो डिफरेंट स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स बना सकता है, वो लॉजिकली क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी जो है वो बढ़ती है और ग्रोथ उसका एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्सिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जब एक ही जगह पर आते हैं, एक जगह पर तरमीम पाते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर लीवर, स्टमक, इसके अंदर और बहुत सारी जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारे अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर कायम हैं।
और ये इन्होंने अपना एक मेकअप बनाया है। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कितनी कम्प्लेक्स हैं। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, हम लीवर को ले लेते हैं, स्टमक को ले लेते हैं और उसको देखते हैं, वो अपनी जगह पे कम्प्लेक्स है। तो हम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि सेल जो हैं या बेसिक जो एटम है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस तरह से हमारे सेल को क्रिएट करती है, टिश्यू को कैसे क्रिएट करती है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये सारा हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर कम्प्लेक्स, तमाम की तमाम जो लिविंग थिंग हैं वो क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ों से मिलकर बनती हैं। मेड अप ऑफ नमरस स्मॉल यूनिट्स, नमरल स्मॉल थिंग्स, क्योंकि वो छोटे छोटे सेल से मिलकर एक बड़ा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म किससे कंपोज हुआ होता है, वो हमारे ऑर्गेनिजम्स की बेस पर वो जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट, जैसे कि अगर हम बात करें स्टमक की बात करें, लीवर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करती हैं। तमाम लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका ओरिजिन होता है और इनके पार्ट जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। क्योंकि अगर हम इंसान की बात करें तो हमारा यही पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो लीवर है वो अपनी पोजीशन पे अवेलेबल है, जो हमारा हार्ट है वो अपनी पोजीशन पे अवेलेबल है, तो वो एक माइनर के अंदर है। उनका जो सीक्वेंस है, उनकी अरेंज जो है वो एक बेस के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है, जिससे वो नहीं हिल सकता। अगर हम अपने स्केलेटल की बात करें, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बेहतर है और अरेंज है। उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि लीवर जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, स्टमक अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेल्स की, और सेल जो है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले गाइड किया, सेल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारी तमाम बॉडी जो है, किसी भी चीज़ की जो बॉडी है वो सेल पे मुश्तमिल है। सेल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर शेप देता है कि किस चीज़ को क्या बनाना है, उसके फंक्शन रखता है कि इसने उस चीज़ के बनने के बाद क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी बयान की। आप यहाँ पर देख सकते हो एक इंटरनल स्ट्रक्चर सेल को हमने लिया है, उस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइल अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइल जैसे कि अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, गोल्गी एपैरेटस की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, सेंट्रियोल्स की बात करें, तो बहुत सारे पार्ट्स जो हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि यूकैरियोट सेल क्या हैं और प्रोकैरियोट सेल क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में देखते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सेल्स, कैन बी वन सेल ओनली, एक सेल भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकती है। आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। और मोर देन वन सेल्स, दिस इज द मल्टी सेलुलर, कैन बी वन सेल, इट इज द यूनिसेलुलर। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सेल की डेफिनेशन है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें तो जेनेटिक प्रोग्राम की, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में बताया, और आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर है और ये क्रोमोसोम की कन्वर्जन जो है वो किस में जा रही है, डीएनए के अंदर। वहाँ पर न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन बनती है, वहाँ से जीन क्रिएट होती हैं। जीन के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स का जो नेम है वो GCAT, गवानीन, सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं ये गवानीन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये बेसिकली
हमारे आरएनए या जीन की कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स होती हैं। इनको हम फर्दर स्टडी करते हैं। लेकिन जो जेनेटिक प्रोग्राम है, जो सेंट्रल डोग्मा है, इसके अंदर ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू नो अबाउट सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा के अंदर हमारे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन आते हैं। वो हम सेकंड ईयर के चैप्टर में देखेंगे कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और उसके लिए क्या क्या फैक्टर जो हैं उसको डिप्रेस भी करते हैं और उसको मोटिवेट इन्हांसर भी होते हैं और स्टॉप भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जेनेटिक प्रोग्राम की बात करें तो डीएनए, आरएनए ये इसमें इन्वॉल्व होता है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये डीएनए और आरएनए जो है ये ट्रांसलेट होता है, ये अपने बच्चों से ट्रांसलेट होकर अपने पेरेंट्स से ट्रांसलेट होकर अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इस ट्रांसफ़र के अमल को हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं कि डीएनए का वालदैन से ट्रांसफ़र होना किस में, बच्चों के अंदर। ये आप लोगों ने सुन रखा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुछ सैटेलाइट को यूज़ करते हुए, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट, ये रिस्ट्रिक्शन फ्रिगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और इस तरह के मार्कर को इस्तेमाल करते हुए हम डिटेक्शन करते हैं कि इस बच्चे का पेरेंट के साथ रिलेशन है या नहीं है। अगर हमारे पास एक अननोन बच्चे, वो बेसिकली ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी फीचर्स, ये जेनेटिक प्रोग्राम जो है, ये जो हमारा डीएनए है, ये एक हमारी बॉडी के ऊपर इंस्ट्रक्टर है। इसने जीन को बनाना है, जीन ने आगे पैगामात लेकर जाने हैं, जीन ने आगे जाकर बताना है कि क्या चीज़ किस जगह पर काम करेगी और वहाँ पर वो कौन सी प्रोटीन को क्रिएट करेगी और वो प्रोटीन जो है उसके ज़िम्मे कौन कौन से काम होंगे, वो प्रोटीन उन काम को हैंडल करेगी। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ये हमारी तमाम बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो डैट जेनेटिक मेकअप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, मैंने आप लोगों से पहले बताया हमारी जो लाइफ है उसको एनर्जी की ज़रूरत है। एटीपी की अगर हम बात करें, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में मॉलिक्यूल जो है, एनर्जी का लेवल जो है वो हाई होता है और ये एनर्जी का लेवल जो है जब हाई होता है तो ऑर्गेनिज्म इसे यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज होने के बाद ये एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हम इसे नाम देते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसके बाद अगर इसे और ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करे तो वो मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एनर्जी जो है बेसिकली ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिज्म को वहाँ से ये यूटिलाइज करते हैं। और एनर्जी आती कहाँ से है, ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को लेने के लिए, उस एनर्जी को गेन करने के लिए सम मैकेनिज़्म को, सम प्रोसेसेस को यूज़ करता है, जिसमें फूड इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। पौधे अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए और मेथड यूज़ करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए और मेथड यूज़ करते हैं। यूटिलाइज्ड लेटर फॉर एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के बारे में आप लोगों को पता होगा कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं कंपोज्ड होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें एनर्जी एक जगह पे स्टोर्ड होती है। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन की बेस पे हमारी बॉडी को रन करता है, उसके बाद इसकी कन्वर्जन होती है। मेटाबॉलिज्म जो है ये कैटाबॉलिज्म के अंदर इसके डिफरेंट पीसीज जो हैं वो डिवाइडर होते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ये एक क्रिएट किया जा सकता है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज एनर्जी एंड गेन एनर्जी।
देन अगर हम यहाँ पर बात करें मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन के बारे में, वो पूछी जा सकती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म होते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो क्रिएट होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म बेस्ड हैं। अब यहाँ पर डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने कुछ एनर्जी टॉनिक्स लिए हैं, जैसे कि हम विटामिन सी की बात करते हैं, ग्लूटामेट की बात करते हैं, सेक्रियोज की बात करते हैं, फैक्ट्रोज की बात करते हैं, और बहुत सारे ग्लूकोज की हम बात करते हैं। तो ग्लूकोज C6H12O6 जब टूटता है, जब लाइस होता है, तो ये एनर्जी के अंदर फॉर्म्ड होता है, इससे एनर्जी क्रिएट होती है। फ्रेंड्स, अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मतलब यही है, ये यहाँ पर हमने पिक्चर बनाई है, द साइज ऑफ द लिविंग थिंग्स चेंज एट टाइम गोज बाय, ये ग्रोथ है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, बच्चा किस में, एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, देन यंग, उसके बाद बूढ़ा, तो ये हमारी एक ग्रोथ का साइकिल है। हर ग्रोथ का अपना एक साइकिल होता है, एक इसकी लैग लॉग फेजेस होती हैं, उस फेज़ के मुताबिक चीज़ ने डेवलप होना होता है, उस फेज़ के मुताबिक उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल भी सेम अपनी स्टेज लेते हैं, प्लांट भी सेम स्टेज लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एंड रिसोर्सेज, उसको बढ़ने के लिए, उसको साइज चेंज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यूटिलाइज इट टू ग्रो द साइज, एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपने साइज को बढ़ाने के लिए, रीच स्पेसिफिक साइज आफ्टर सम टाइम। लेकिन मेन ग्रोथ का एक दौरानिया, जैसे मैंने लेक एंड लॉग फेज की बात की है, तो उसका एक स्पेशल पीरियड होता है, एक स्पेशल टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें जाकर उसकी एज ने स्टॉप होना होता है, और उसकी एज उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे उसने रीच करना होता है। यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चों को दोबारा पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं जब वो ऑर्गेनिज्म अपने मैच्योरिटी लेवल पे आता है। मैच्योरिटी लेवल के बाद वो ही ऑर्गेनिज्म सेम जेनेटिक कोड को यूज़ करता हुआ, जेनेटिक मेकअप को यूज़ करते हुए नए बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, अगर हम इस सेंसिटिविटी की बात करें तो हर चीज़ अपने करैक्टर की बेस पे, अपनी डिटेक्शन की बेस पे चेंज होती है। कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म इसका होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की, अगर हम किसी प्लांट की बात करें, तो अगर हम उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने रिस्पॉन्स को चेंज करेगा। हम ह्यूमन बीइंग, अगर हम किसी डिफरेंट सिटीज़ का यूटिलाइज़ करते हैं, किसी सिटी को विज़िट करते हैं, अगर हम विल्जर लोग हैं तो वो सिटीज़न एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका रिस्पॉन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सम टाइम चेंज हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म भी अपने रिस्पॉन्स को चेंज करते हैं, अपनी सेंसिटिविटी को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। डिटेक्ट चेंज इन एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग, दिस इज़ द बिहेवियरल चेंजिंग। ये बिहेवियरल चेंजिंग भी हो सकती हैं, और उसके बाद जीन डिप्रेसर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसकी बेस पर ऑर्गेनिज्म जो है, जो वो अपनी नेचर को, अपनी हैबिट को चेंज करता है, या फिर वहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। अदरवाइज सर्वाइव करने के लिए उसको अपनी हैबिट्स को, अपने ऑर्गेनिज्म, अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन, ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करता हुआ अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए वो अपनी इंटरनल कंडीशन को, एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। होमियोस्टेसिस हमारे पास यही एक ऐसी टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की कंडीशन को चेंज कर लेता है। उसे पता चलता है कि मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, लिहाजा वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करता है। गर्मियों में हम लोग जब बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाती है तो हम धूप में नहीं बैठ सकते। हम उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, अपने घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाहर वाले टेम्परेचर को अपनी बॉडी के टेम्परेचर के नियर टू किया जाए। इनर कंडीशन केप्ट कॉन्स्टेंट्स एज लाइक टू थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड यूज ऑफ द एनर्जी। तो इस तरह से हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, हम डिफरेंट फैक्टर्स, पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं inside the body and outside the body. Inside the body is using the different types of the liquid material, and outside the body we are using a different accelerator as like to
कंडक्टर हम अपनी कंडीशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम जो है वो साइंस क्या है, साइंस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस क्या है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि साइंस हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम देती है कि आपने अपने टाइम लिमिट में रहकर किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, चाहे वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो आपके पास एक्सपेरिमेंट हो, उस एक्सपेरिमेंट के आपके रिजल्ट्स होंगे, उनको हमने वेरीफाई करना है। तो मेथड ऑफ द स्टडी, हम इसमें साइंस में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट बार बार ट्रू होते जाए तो हम उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं थ्योरी और लॉ की तरफ। नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, हम साइंस के अंदर यूनिवर्स के नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये गैलेक्सीज़ के बेस टाइप किस तरह से कन्वर्जन लेते हैं। हम ऑब्जर्वेशन, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम उनको सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स को हमने डिवाइड कर दिया मैटर और एनर्जी के अंदर, केमिस्ट्री को रिएक्शंस ऑफ मैटर के अंदर, बायोलॉजी को लिविंग मैटर्स के अंदर। तो ये साइंस की ब्रांचेस हैं। हमारे साइंस का इल्म जो है वो बहुत वसी है। हम कभी भी किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके ये नहीं कह सकते कि हमें साइंस का इल्म कंप्लीट हो गया। साइंस एक बड़ी फील्ड है जिसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो सेम किसी भी चीज़ का इल्म लेना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसको ऑब्ज़र्व करना, ये हमारे पास एक साइंस का अमल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है साइंस एंड सोशल ट्यूब, आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अगली वीडियो इससे नेक्स्ट जो है, जो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो कितनी हैं, हमारी जो बुक के अंदर कंटेंट के अंदर दी हुई हैं, उनकी जो डिटेल है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और मेरे कंटेंट मैं उम्मीद करता हूं कि NTS, FSC और डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इनफ है। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यही स्टेप्स को जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, जो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हैं, आप इनको गूगल करें, आप मुझसे पूछें, आप लोगों को इंशाल्लाह किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।